3 सिविलियंस जिनको कि आर्मी के द्वारा डिटेन किया गया था, उनकी डेथ के बाद अब 3 ऑफिसर्स, जहां पर आप ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर और सेकंड इन कमांड को देख पाओगे, इन तीनों को अटैच किया गया है। अटैच का मतलब अपनी पोस्ट से इनको हटाया गया है, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी इस मुद्दे के अंदर, वो अपने आप में पूरी तरह से इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो पाए। तो ये अभी इसका करंट सिचुएशन है। एंड साथ साथ हमारे जो आर्मी चीफ जनरल है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ताकि अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को यहाँ पे एक जायजा ले पाएं। उसी तरह से अगर हम बात करें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की, डॉक्टर एस जयशंकर, वो यहाँ पर रशिया गए हैं 5 दिन के विजिट के ऊपर, ताकि आपस में ट्रेड टाइट्स के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर कर पाए। तो दोस्तों, डेट है आज की 26 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, आप सभी ने एक मूवी के बारे में सुना होगा, उस मूवी का नाम क्या है? डोंकी। ठीक है। अब ये मूवी काफी पॉपुलर भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग छप रहे हैं। एंड मेरे से बेटर कोई और पर्सन आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैं कल ही ये मूवी देख के आया हूँ, तो वो पर्सपेक्टिव में यहीं पे आपके साथ जोड़ दूंगा। देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है डोंकी जर्नी का। जैसे मान लो कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो चाहता है कि यार मैं जाऊं, जैसे इंग्लैंड जाऊं, यूएसए जाऊं, या फिर इस तरह से, पर उनके ना अक्सर वीजास नहीं मिलते उनको। ठीक है। अब वीजा नहीं मिलते, बट भैया इंग्लैंड जाना तो है। ठीक है, वहां पे जाके डॉलर्स, मतलब यूएस जाके और बाकी जगह जाके डॉलर पाउंड कमाने तो है। तो इस वजह से पता क्या करते हैं वो बिना वीजा के एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। सर, वो कैसे बिना वीजा के एंट्री? मतलब देखो, अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप शिप के माध्यम से इलीगली कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं। मान लो आप पाकिस्तान पहुंच गए, फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान, ऐसे आगे आगे चलते आप टर्की पहुंचे, ईरान, टर्की, एंड आगे जा जाके आप लंदन पहुंच जाते हो। या फिर सेम यूएसए के अंदर आपने पहुंचना हो तो आप मेक्सिको तक पहुंच गए। फिर वहां से ना बहुत मुश्किल एक जर्नी आती है, जहां पर जंगल आते हैं, बीच में पहाड़ आते हैं, नदियां आती हैं, डेजर्ट आते हैं। इस तरह से करते करते आप अपने जगह तक पहुंचते हो। इस तरह की डेंजरस जो सिचुएशंस होती हैं, डेंजरस रूट्स होती हैं, डेंजरस इमिग्रेशन होता है, इसी को ही डोंकी रूट या फिर डोंकी जर्नी यहाँ पर बोला जाता है। मीनिंग समझ आ गया होगा, आई होप। तो थोड़ा सा ना हमें दरअसल में पासपोर्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ लेना चाहिए। एक्चुअल में ना पहले पासपोर्ट्स होते ही नहीं थे, बट अगर आप नोटिस करोगे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 1789 के टाइम्स के ऊपर, तो फ्रेंच के अंदर परमिट सिस्टम था इस तरह के। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल पासपोर्ट हुआ करते थे लोकल ट्रैवल के लिए, और ओवरसीज पासपोर्ट फॉर फॉरेन ट्रिप्स जो उस टाइम हुआ करते थे। आजकल के जो, अगर हम मॉडर्न पासपोर्ट्स की बात करें ना, तो दरअसल में ना वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर देखो, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना इंपॉर्टेंट था। कौन आ रहा है आपके जगह के ऊपर, कौन जा रहा है, इस वजह से एंट्री को रेगुलेट करने के लिए ना यहाँ पर इस चीज की शुरुआत होती है। एंड 1914 के अंदर ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड स्टेटस ऑफ एलियन एक्ट, इस एक्ट को पास किया जाता है। एंड इसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो पहला मॉडर्न पासपोर्ट हमें इसी एक्ट का एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इवन आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ना, या उसके बाद एक बॉडी बनती है जो बाद में यूनाइटेड नेशन बनती है, मतलब उसका एक प्रेडिसेसर था। इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आए लीग ऑफ नेशंस के अंदर, तो बहुत सारे कंसर्न्स थे इसके रिगार्डिंग। तो लीग ऑफ नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी थी 1920 के अंदर। उसी पर्टिकुलर के बाद जो ब्रिटिश पासपोर्ट मॉडल है, वो बहुत दुनिया भर में इसी तरह से अडॉप्ट यहाँ पे किया जाने लगा। तो 1920s के टाइम के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लॉज आए, जैसे यूएस के अंदर भी लॉ आया। यूएस ने भी इसको इमरजेंसी कोटा एक्ट ऑफ 1921 इसको पास किया, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1924, ताकि इमिग्रेंट्स के कंट्रोल को, जो इनफ्लो है उसको रेगुलेट किया जा पाए। इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया का भी देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो कोई इस तरह के पासपोर्ट नहीं इशू किए जाते थे, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर ही जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस टाइम के ऊपर आपका पासपोर्ट होना जरूरी होने लग गया, कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो या इंडिया में इंडिया जा रहे हो। अब अगर आज के समय अगर बात करें ना, किस तरह के पासपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो आप, एक तो होता है हमारे ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जो कि ब्लू कलर के होते हैं, जो हम सब लोग यूज करते हैं। इसके अलावा एक होता है डिप्लोमेट पासपोर्ट, ये होते हैं मैरून कलर के। ये किसको होते हैं? जो आपके इंडियन डिप्लोमेट्स या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं। उसके अलावा एक होता है आपके ऑरेंज पासपोर्ट। देखो, ऑरेंज पासपोर्ट ना 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए उन लोगों के लिए जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। जैसे मान लो किसी ने 10th भी पास नहीं करी, अगर वो दूसरे कंट्री जाएगा ना, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। ठीक है ना, तो उसके लिए, ताकि उनको तो हम थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएं, इस वजह से ये अलग से पासपोर्ट दिए जाने लगे, जिनका नाम क्या है? ऑरेंज पासपोर्ट। तो इन सभी चीजों के क्या होता है? ईसीआर, इनको इशू, ईसीआर पासपोर्ट होते हैं, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि ऑरेंज पासपोर्ट होते क्या है। उसके अलावा एक होते हैं व्हाइट पासपोर्ट।
ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो अपने ऑफिशियल वर्क के लिए अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ पासपोर्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एंड किस तरह से मॉडर्न पासपोर्ट्स इवॉल्व हुए, ये भी आप बात समझ गए होंगे। आगे चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के रिगार्डिंग, दैट इज रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोग्राम के अंतर्गत डेली बेसिस के ऊपर आप 40 क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस करेंगे, फिर डेली बेसिस के ऊपर आप 20 सी सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब आप रोज इस तरह से 20 और 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है होगी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे ऑल इंडिया रैंक भी आपका मिलता रहेगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा अपने प्रोग्रेस को जानने के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इसकी डिस्कशन भी हुआ करेगी और आपको सी सेट मॉड्यूल साथ में मिल ही रहा है। एंड साथ में आपको हार्ड कॉपी प्रीलिम्स वाला उड़ान बुकलेट यहाँ पे मिलेंगी। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको सृजन प्रोग्राम जो कि हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसका फ्री एक्सेस भी आपको पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। 8 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर ज्वाइन कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है आपके प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएम जनमन के रिगार्डिंग, ठीक है ना। देखो ये वाला टॉपिक तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अगर कोई नया स्टूडेंट है मैं उसके रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट वीक ही यानी कि 18 दिसंबर को ही हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो प्लीज वो वाला प्रीलिम बूस्टर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ, दैट इज वीर शैवाइस। देखो जो वीर शैव महासभा है ना, उन्होंने बोला है अपने कम्युनिटी मेंबर्स को कि आप अपने आप को ना हिंदू डिस्क्राइब मत कीजिए जब भी सेंसस होगा। समझते हैं, दरअसल में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन लिंगायत्स एंड वीर शैवाइट्स। जब हम बात करते हैं देखो वीर शैवाइट्स की, ये शिवा के लिंगम से बॉर्न हुए हैं ऐसा इनका मानना है और ये पंचपीठ के फॉलोअर्स हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ लिंगायत्स की, तो लिंगायत्स ना जो 12वीं सदी के बसवनाथ, ठीक है ना, बसवनाथ जब भी बोलते हैं इनको, सोशल रिफॉर्मर थे। उनका ओरिजिन यहाँ पे, उनके ओरिजिन से यहाँ पे लिंगायत्स बॉर्न हुए, ठीक है। अब होता क्या है ना, थोड़ा सा फर्क है दोनों की टीचिंग्स के अंदर। जैसे हम बात करें तो जो वीर शैवाइट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि वेदास सही है, यानी कि वो कास्ट सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं। पर जो बासवना है, उनके वचनास के हिसाब से दे डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये कंप्लीट इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। पर जबकि जो वीर शैवाइट्स है वो ऐसा नहीं मानते, वो कास्ट सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर वीर शैवाइट्स के आपको बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर, पुजारी, ये सब देखने को मिल जाएंगे। पर यहाँ पर लिंगायत्स के अंदर कोई भी टेम्पल्स या आइकन वर्शिप नहीं होती। तो क्या करते हैं, ये जो शिवा को वर्शिप करते हैं एज अ फॉर्मलेस एंटिटी, शिवा की कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्मलेस एंटिटी की तरह उसको यहाँ पे आपकी पूछते हैं एक तरह से। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं वीर शैवाइट्स की, तो शिवा फ्रॉम द वेदास यानी कि एज अ ह्यूमन उनको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ फर्क है जो आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं थोड़ी वीर शैवाइट्स की और, तो आप जानते हो कि ये लॉर्ड शिवा के ही वर्शिपर्स हैं और ये शैवाइज्म के ही अंदर एक आपको एक सेक्ट देखने को मिल जाएगा। हिंदुइज्म का ही एक यहाँ पे आपको एक सेक्ट देखने को मिल जाता है। इनकी जो मेजर प्रेजेंस है आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और कुछ इनकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप देख पाओगे, जैसे काशी मठ हो गया, रामेश्वरम मठ हो गया, उज्जैनी मठ हो गया, राम बापुर मठ मठ हो गया, श्रीशैला मठ हो गया। एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनेगा ना वो मेजरली यहाँ से बनेगा कि दोनों के बीच का फर्क क्या होता है, वासवना के टीचिंग्स क्या होती हैं। ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को हैंडल आराम से कर लोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों कल 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस था, ठीक है, और उस दिन को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी सी चीजें इनके बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि देखो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1924 के अंदर। 2018 में इलनेस की वजह से इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो इनकी ना काफी लंबी हिस्ट्री रही है पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आप नोटिस करोगे ना, 1939 यानी कि 15 साल की उम्र के अंदर ही ये आरएसएस के वॉलंटियर बन गए थे। फिर 1942 के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया उसको। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 के अंदर हुई थी, इसको भी उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। साथ ही साथ जो आर्य समाज मूवमेंट है ना, उसका जो यूथ विंग है दैट इज आर्य कुमार सभा, वहां से इन्होंने इसको ज्वाइन किया एंड उसके जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बन गए। फिर बाद में भारतीय जनसंघ को इन्होंने ज्वाइन किया, बाद में जाके उसके नेशनल आपके प्रेसिडेंट बने हैं एंड बाद में जो वही पार्टी आपकी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। ये भारत के 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, 1996 के अंदर, 1998, 99 के अंदर। फिर 5 साल का इनका पूरा टेन्योर था। देखो एक्चुअली क्या था ना, इनकी जब सरकार गिर गई थी तो एक वोट से भी यहाँ पे एक बार देखा गया था 1999 के अंदर, एक वोट से वजह से भी इनकी सरकार एक बार गिर गई थी।
बाकी नोटिस करो इंडिया के प्रधानमंत्री रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने यहाँ पे होल्ड करी थी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनके टाइम के ऊपर ना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल हो गया, उसकी स्टार्टिंग हुई। साथ ही साथ आपका जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गोल्डन कोऑर्डिनेटर, वो यहाँ पे लेकर आए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपने आप में बहुत ही अच्छी स्कीम है, तो ये यहाँ पे इनके द्वारा देखा गया। बाकी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का इन्होंने नारा दिया। एंड इनके टाइम के ऊपर आपका न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पोखरान के अंदर देखने को मिलता है 1998 के अंदर, कारगिल वॉर की सक्सेस हमारे देखी, ठीक है, 1999 के अंदर, जहां पर हमारी मिलिट्री ने ऑपरेशन विजय को यहाँ पे रन किया। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, इवन बस वगैरह भी यहाँ पे चलाई गई इनके टाइम के ऊपर। और इसके अलावा ये पहले ऐसे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने यूएन के अंदर जाकर ना हिंदी के अंदर स्पीच दी थी। तो कहीं न कहीं उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी 2015 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया, पद्म विभूषण इनको दिया गया और इन 1994 के अंदर इनको इंडिया के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। एंड साथ में ही सेकंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर भी इनको यहाँ पे दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रैनसमवेयर अटैक्स ऑन इंडियन फर्म्स। देखो एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो है ना, आईटी सर्विस जो प्रोवाइडर है, उसने अभी रिसेंटली बताया है कि हाँ, उनके यहाँ पर भी रैनसमवेयर इंसिडेंट यहाँ पे देखा गया। हालांकि उन्होंने इनकी डिटेल्स शेयर नहीं करी कि उन्होंने कितने पैसे पे किए रैनसम के अंदर या बाकी सारी चीज़ें, ये सब तो डिटेल्स नहीं शेयर करी, पर डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा इस पर्टिकुलर एंटिटी को भी इफेक्ट किया है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे बताया है। अगर आप नोटिस करोगे ना, सोफोस की एक स्टडी है जहाँ पर इन्होंने बताया है कि लगभग 73% जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कभी ना कभी उनको रैनसमवेयर अटैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिले ही मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी, जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, इनकी फाइंडिंग्स की बात करें तो उन्होंने नोटिस किया है कि 2022 का जो फर्स्ट हाफ था ना, उसके अंदर 51% इंक्रीज देखने को मिला रैनसमवेयर इंसिडेंट्स के अंदर। तो अपने आप में जितना भी डेटा, चाहे सोफोस की रिपोर्ट हो या फिर सर्ट इनकी फाइंडिंग्स हो, ये यही बताती हैं कि साइबर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट्स हैं ना, सॉरी साइबर अटैक्स हैं, रैनसमवेयर इंसिडेंट्स हैं, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखो रैनसमवेयर दरअसल में वर्ड पता कहाँ से आया? वर्ड आया रैनसम से। आप फिरौती सुनते हैं ना, फिरौती, फिरौती का मतलब रैनसम ही होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपका कंप्यूटर है या आपका डेटा है, इसको लॉक कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा अनलॉक हो या मिसयूज़ ना हो, तो हमें आप फिरौती प्रोवाइड करो, यानी कि रैनसम प्रोवाइड करो। उसी वजह से इसका नाम क्या है? रैनसमवेयर। राइट। अब इतने सारे सर अटैक्स होते क्यों हैं? क्योंकि देखो डेटा की वैल्यू होती है, आजकल बोलते हैं ना डेटा इज द न्यू ऑयल। तो एक्चुअल में वहीं से आप देख पाओगे कि बहुत सारे लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से इतना सेंसिटिव डेटा इनके पास होता है, तो इस वजह से आईटी फर्म्स के ऊपर इतने अटैक होते हैं। बाकी डेटा लीक का रिस्क रहता है, वल्नरेबिलिटीज हैं बहुत सारी, इस वजह से कहीं ना कहीं अटैक्स देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, देखो अभी पिछले दिनों के अंदर हमें एम्स के ऊपर अटैक देखने को मिला था, ठीक है, जो एम्स का हमारा दिल्ली का हॉस्पिटल है। सन फार्मा के ऊपर देखने को मिला, इन्फोसिस के मैककेमी सिस्टम के ऊपर देखने को मिला। तो कल को ना जब आप अपना आंसर लिखोगे, जब आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर आप अपना आंसर लिखोगे साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, वहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल्स को आपको कोट करना बहुत ही मैंडेटरी बन जाएगा, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। प्लस मैंने आपको डेटा भी दे दिया सोफोस का भी और सर्टेन का भी, तो डेटा भी वहाँ पे बताना। तो इस वजह से आप दिखा पाओगे कि यार हाँ, हमने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को पढ़ा नहीं है, हम उसके करंट रेलेवेंस या फिर करंट इंपॉर्टेंस भी जानते हैं। तो इस तरह से आपको प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन ना अपने मेंस के एग्ज़ाम के अंदर इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनेस्कोस 2023 प्री वर्सेलिस। अब ये क्या है? देखो दरअसल में ना जो आपका बैंगलोर का एयरपोर्ट है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, उसको यहाँ पर यूनेस्को 2023 का ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। दरअसल ये जो अवार्ड था ये 2015 के अंदर स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा देना, ताकि जो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा पाए। अब आप लोग सोचेंगे सर ऐसा क्या कर दिया बैंगलोर के टर्मिनल 2 एयरपोर्ट ने? यहाँ पर ना एक्चुअली इट इज़ आल्सो नोन एज़ टर्मिनल इन अ गार्डन, और इस वजह से देखने के लिए ना ये बहुत अच्छा आपको एयरपोर्ट टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आप एरिया देख सकते हो, 2,55,661 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी एस्थेटिक अपील है, बैम्बू का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो गार्डन सा बना है ना टर्मिनल इन अ गार्डन, तो इंडोर गार्डन की एक तरह से पूरी ये फ़ील देता है। हैंगिंग आपको प्लांटेड बेल्स आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल स्फेयर के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर अलग-अलग सर्टिफ़िकेशंस की, तो उन सर्टिफ़िकेशंस के ऊपर ये जो पर्टिकुलर आपका टर्मिनल 2 है, काफ़ी अच्छा खरा उतरा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लैटिनम लीड होता है रेटिंग, दैट इज़
लीड क्या होता है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। तो एनर्जी के एनवायरमेंटल डिज़ाइन के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। एंड उसी तरह से आपकी जो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल होती है, उसकी भी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन इसके पास है। तो इस तरह से अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें करता है। बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वो कर्नाटका के हेरिटेज को भी यहाँ पे शो करता है। इस वजह से यहाँ पे इसको ये अवार्ड मिला है। थोड़ा-सा मैं आपको यूनेस्को के बारे में बता देता हूँ। आप जानते होंगे यूएन की ये स्पेशलिस्ट एजेंसी है। इसका काम क्या है? दुनिया भर में पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करना थ्रू कोऑपरेशन इन आपका एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल स्फीयर के अंदर। इसका इंडिया भी डेफिनिटली मेंबर है। टोटल 194 मेंबर देखने को मिल जाएँगे। इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस, फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा था ना इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये दरअसल में ये हर साल अनाउंस होता है यूनेस्को के द्वारा। बिल्कुल ठीक है, आपने देखा 2015 से इसको स्टार्ट हुआ था और ये सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ और एक एडिशनल होमवर्क है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रिगार्डिंग। ये आप जानते होंगे, थोड़ी इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट बाकी पॉइंट्स तो आपको डेफिनिटली पता ही होने चाहिए क्योंकि हमने अभी डिस्कस किए। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बताता हूँ। जैसे एक था प्रोजेक्ट प्रयास के रिगार्डिंग, ये कह रहा है इट फैसिलिटेट्स सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे ये देखने को मिला है। पहली बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी हम बात करें, हमने टैगोर जी के ऊपर देखा था कि एक नई स्पीशीज़ ऑफ जो बैक्टीरिया उसका नाम किया गया है, तो ये बात भी करेक्ट है। द्रोणाचार्य अवार्ड कह रहा है कि गुड परफॉर्मेंस ओवर द प्रीवियस 4 ईयर्स। नहीं, यहाँ पर ये दिया जाता है आपके कोचेस को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। राइट? आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क आपका रहेगा लिथियम ट्रायंगल के बारे में कि कौन सी कंट्रीज़ लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा रखा है। आई एम श्योर आपको इसको आसानी से आंसर कर दोगे। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, पढ़िएगा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को क्या लिखा गया है एंड सोचिएगा कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के साथ लिंक करता है। राइट? जो कल होमवर्क दिया था नेशनल मैथ्स डे के रिगार्डिंग, तो बहुत ही इसका ईज़ी आंसर है। क्या इसका आंसर आएगा? श्रीनिवास रामानुजन। देखो दरअसल में होता क्या है ना, 22 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज़ नेशनल मैथ्स डे एंड उस दिन श्रीनिवास रामानुजन जी के बर्थ एनिवर्सरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। 2012 के अंदर ना हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा एज़ अ वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे। और एक बात आपको और पता होनी चाहिए दैट इज़ 1729। सर ये 1729 क्या है? दिस इज़ रामानुजन नंबर के नाम से ये जाना जाता है। सर ऐसा क्या है ख़ास सा इस नंबर के अंदर? देखो जब आप 1729 को देखोगे ना, तो अगर मैं बोलूँ 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, ये क्या होता है? ये 1 क्यूब आप जानते हो सर 1 होता है और 12 क्यूब होता है 1728। तो इस तरह से ये 1729 आ गया। उसी तरह से अगर आप नए चेक करोगे ना, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब वो कितना बना? वो बना सर 729 प्लस 1000। सर वो भी 1729 बना। तो दरअसल में ना 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको अ 2 नंबर्स के क्यूब के सम के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे आप उसको 1 और 12 का देख लो और 9 और 10 का देख लो। तो इस नंबर को क्या बोला जाता है? रामानुजन नंबर। बाकी और भी इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप सभी ने देखा होगा द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। दरअसल में इनकी बायोग्राफी है जिसको रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। उसके रिगार्डिंग आपने जो मैं बता रहा था, मूवी भी है। बाकी पाई की इन्फिनिट सीरीज़, गेम थ्योरी, मॉक थीटा फंक्शन, रामानुजन नंबर तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज़, फ्रैक्शंस, रिमन सीरीज़, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट काम किया हुआ है। तो डेफ़िनेटली इस वजह से इनको यहाँ पे इनके जन्म दिवस को हम नेशनल मैथ्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।